नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के एग्जिट पोल आ गए। बहुत सारे चैनलों पर आपने देखा ही। और एग्जिट पोल आने के बावजूद किसी भी पक्ष में, किसी भी, मैं आज महाराष्ट्र में हूँ, और किसी भी, या महायुति की बात कर लें या महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, कोई खुशी और कोई गम का माहौल दोनों तरफ मुंबई में देखने को नहीं मिला। आमतौर पर जब जैसे एग्जिट पोल आता है, दोनों पक्ष कहता है कि एग्जिट पोल जो भी दिखाए सरकार हमारी बहुमत से आ रही है, उसी तरह की बातें दोनों तरफ से की गई। खास बात यह भी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि हरियाणा और लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के जो नतीजे, एग्जिट पोल जो था और नतीजे बिल्कुल उलट आ गए। इसलिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित चैनल ने, किसी भी बड़े चैनल ने, किसी भी जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी हैं, उनके साथ उस तरह से कोलैबोरेशन करके नहीं दिखाया। सबने, ज़्यादातर ने, आपने देखा, महापोल दिखाया कि इस एजेंसी का ये है, इस एजेंसी का ये है, इस एजेंसी का ये है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी इस बार जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं, उनका नाम किसी ने सुना नहीं था। पहली बार वो अलग अलग नाम के साथ एग्जिट पोल की एजेंसीज आई हैं। आपने ये भी देखा कि उसमें से कुछ ने, ज़्यादातर ने, महायुति की महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात की, कुछ ने महाविकास अघाड़ी की भी बात की। इसी तरह झारखंड में कुछ ने बहुत अच्छे बहुमत के साथ एनडीए को आता हुआ दिखाया, कुछ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह सारे एग्जिट पोल के नतीजे एक तरह के आ रहे हों। बहरहाल मैं तो झारखंड गया नहीं, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, जलगांव, जालना, नांदेड़, लातूर, बारामती, मतलब इन बहुत सारे ज़िलों में मैं गया। और इतने ज़िलों में आने के बाद कल जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, तो मैं अपने चैनल पे भी नहीं बैठ सका और यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो नहीं डाल सका। उसकी एक वजह यह है कि मैं पुणे से मुंबई के रास्ते में था एक्सप्रेसवे पे, और जब मैं लौटा तब तक सारे एग्जिट पोल और सारी चीज़ें आ चुकी थी। मैं थक भी गया था, तो मैंने सोचा कि बाद में इस पर चर्चा करते हैं। तो मूल बात यह है कि महाराष्ट्र के इतने ज़िलों के दौरे करने और 100 से ज़्यादा, 150 सीटों के करीब जाने के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या देखा और मैंने क्या सोचा। तो पहली बात तो मेरा सोचना यह है कि जितने एग्जिट पोल आए, ये एक बार फिर गलत साबित होंगे। हो सकता है 2 बार, जैसे मैं हरियाणा के चुनाव में मेरा भी आकलन और अनुमान गलत निकला, वो इस बार भी गलत निकले, उसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर मैं महीने, दिन, 1.5 महीने और इतने ज़िलों में जाता हूँ, तो लोगों की अपेक्षाएं रहती होंगी कि मैंने क्या देखा और क्या समझा। तो जो मैं अपने अनुभव के आधार पर और देखने के आधार पर मैं समझ पा रहा हूँ, 3.5% ग्रामीण वोटों की जो इजाफा हुआ है, ये कोई आश्चर्यजनक फैसला इसमें आ सकता है। कारण उसके 2 हैं। देखिए, किसी भी जगह की महिलाओं में मैंने देखा कि लाड़की बहना योजना को लेकर के एक अलग तरह का उनके अंदर सेंटिमेंट है। वजह यह है कि दिवाली से पहले 7,500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचे। अब भले महाविकास अघाड़ी ने 3,000 रुपए देने की बात की हो, अब किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी ने 8,500 देने का खटाखट वादा किया था, सरकार तो आई नहीं। तो सरकार आएगी कि नहीं आएगी, पहला सवाल ये। और आएगी तो मिलेगा कि नहीं? एक तो दे रहा है, तो एक ये फीलिंग महिलाओं में देखने को मिली। आपको मालूम है कि पीछे के कई इलेक्शंस ऐसे हैं जिसमें नारी शक्ति ने, आधी आबादी ने सारे अनुमानों को गलत बता दिया। अगर ये 3% ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का वोट लाड़की बहना योजना पर है, तो महायुति का जो सबसे ज्यादा सीटों का आंकड़ा है, वो छूना भी मुश्किल नहीं होगा। महायुति के पक्ष में 2 बातें मेरे समझ में आती हैं। पहले यह कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात कर या पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसका गुस्सा शिव सैनिकों में तो देखा जा सकता है, लेकिन आम जनता में 2.5 साल में एकनाथ शिंदे को लेकर कोई नाराजगी हो, उनके सरकार के काम को लेकर कोई नाराजगी हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। मुंबई में घुसने वाले टोल नाकों पर टोल 45 रुपए का फ्री कर देना, लाड़की बहना योजना देना, ये सब चीजें महायुति के पक्ष में जाती हैं।
दूसरी चीज ये एक बड़ी आबादी ऐसी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने की एक मंशा दिखाई देती है। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महाराष्ट्र के शहरी इलाके हैं, जैसे मुंबई में ही मान लीजिए, तो उसमें 14 कुल 36 सीटें अगर है तो उसमें 14-15 सीटें ऐसी हैं जिसमें उत्तर भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, इस कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं और डिसाइसिव है, मराठा वोट बटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वोटों का पूरा कंसंट्रेशन शहरी इलाकों में बीजेपी के प्रति है। और पुणे में भी ये देखने को मिला, ये नांदेड़ के शहरी इलाकों में भी दिखा, ये नासिक में भी दिखा, नागपुर में भी दिखा। जो भी शहरी इलाके हैं वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा मुझे दिखाई दिया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, खास करके विदर्भ को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, मुझे शंका है कि भारतीय जनता पार्टी को विदर्भ के ग्रामीण इलाकों में उतनी सफलता मिलेगी जितने एग्जिट पोल कहते जा रहे हैं। क्यों? कारण यह है कि कपास और सोयाबीन इसी वक्त फसल मिलने का समय है और किसान बहुत नाराज थे। 4,000 रुपए उनका पर क्विंटल लागत है और 3200 से 3400 3600 उन्हें पैसे मिले और ये इसी समय का वक्त है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तब भी प्याज का मामला किसानों का था। तो किसानों में एक इस सरकार के प्रति कोई ग्रामीण इलाकों में मैंने नहीं देखा कि बहुत लगन हो कि महायुति को ले आना। हाँ, शहरी इलाकों में बीजेपी का अच्छा रहेगा, मुंबई में भी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता था। एकनाथ शिंदे की बतौर मुख्यमंत्री, भले पैन महाराष्ट्र कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन दरअसल एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र के पैन महाराष्ट्र नेता नहीं है। एकनाथ शिंदे का पूरा प्रभाव थाना, कल्याण और इसी इलाके में है और वो उन्होंने दिखाया भी है। उनका अच्छा प्रदर्शन, 2 लोकसभा सीटें भी इसी इलाके से उनको आई थी। एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मजबूत जैसे नवनीत राणा जो है, उनको, राणा को वहाँ से टिकट दे दिया है। जो इंडिपेंडेंट लड़ते थे अभी भी वो शिंदे के कैंडिडेट के तौर पर है। तो बहुत जगहों के कुछ मजबूत नेता हैं, वो एकनाथ शिंदे ने उनको टिकट दिया है, वो तो जीत सकते हैं। लेकिन पार्टी के तौर पर एकनाथ शिंदे की पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र मुझे नहीं दिखी। और सबसे कमजोर कड़ी महा विकास अघाड़ी में मुझे अजीत पवार दिखाई देते हैं। अजीत पवार जो 1.5 लाख वोटों से, सर्वाधिक वोटों से पिछला चुनाव जीते थे, मैं ये नहीं कहता कि अजीत पवार बारामती का चुनाव हारेंगे। मुझे लगता है कि अजीत पवार बारामती का चुनाव जीतेंगे, चाहे 10,000 से जीते, चाहे 25,000 से, चाहे 50,000 से। पिछला चुनाव वो 1.5 लाख जीते थे। तो अजीत पवार खुद अपने चुनाव क्षेत्र में फंसे नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो निकल जाएंगे। और आप जानते हैं पूरे देश में जितनी विधानसभाएं, जितना काम अजीत पवार, शरद पवार ने जब किया, पिछले 34 सालों में अजीत पवार ने बारामती के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी तुलना पूरे देश में किसी विधानसभा सीट से नहीं की जा सकती। और अजीत दादा इसीलिए अपने काम की बदौलत। और दूसरा एक सेंटिमेंट बारामती में ये देखने में आया कि लोगों को ये कहना था कि साहेब चले गए दिल्ली की राजनीति करने, सुप्रिया ताई दिल्ली की राजनीति कर रही हैं, बारामती को दिल्ली में रिप्रेजेंट वो करेंगी। अगर कोई सरकार दिल्ली में कभी बनेगी जिसमें कि सुप्रिया ताई होंगी, तब वो बारामती के लिए करेंगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में अजीत दादा पवार, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट, जो सेटिंग शरद पवार साहब ने की थी कि लोकसभा वो और नीचे अजीत पवार, तो वो सिस्टम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अजीत पवार के जो मजबूत कैंडिडेट है वो तो शायद जीत जाए, लेकिन अजीत पवार के ज्यादातर कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। सबसे कमजोर कड़ी महायुति में अजीत पवार साबित होंगे। कारण यह है कि उनके जो 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, महायुति में जाने की वजह से अजीत पवार के जो विरोधी हैं, जो वहां पर चुनाव महाविकास अघाड़ी से लड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना, भाजपा की सरकार बनवाना। इसी वजह से अजीत पवार ने बारामती में ये कह दिया कि आप मुझे वोट दे रहे हो, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो, ये ध्यान रखना, आप मुझे वोट दे रहे हो, मुझे बीजेपी के नाम पे वोट मांगेंगे। उन्होंने कहीं वोट नहीं मांगा। अगर बीजेपी के नाम पर वोट मांगते तो अजीत पवार के लिए दिक्कत है, लेकिन चूंकि वो गठबंधन के सदस्य हैं, इसलिए अजीत पवार के साथ का या उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो पक्के वोटर हैं, वो भी
महायुति से गठबंधन की वजह से अजीत पवार को शायद वो फायदा नहीं मिलेगा, उसका उन्हें नुकसान होगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र के इलाकों में क्षेत्रीय छत्र बहुत मजबूत है, वो अलग अलग पार्टियों के होते, जैसे कोंकण इलाके में राणे फैमिली बहुत मजबूत है, सोलापुर के इलाके में शिंदे परिवार का अच्छा प्रभाव है। शरद पवार एकमात्र नेता हैं जो महाराष्ट्र में सबसे लंबे क्षेत्रफल पर में उनका प्रभाव है, ये देखने में आता है। और उन्होंने उनकी एक स्वीकार्यता, उनकी एक इज्जत, एक उनका काम और उनके कार्यकर्ताओं का जो हिसाब किताब है, वो लोकसभा में आप देखें कितना तगड़ा स्ट्राइक रेट था। शरद पवार ने सबसे ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस से, अजीत पवार से, एकनाथ शिंदे से, मोदी जी से, योगी जी से, मतलब सबसे ज़्यादा किसी एक नेता ने महाराष्ट्र में रैलियां की तो शरद पवार ने की सबसे ज़्यादा। तो शरद पवार की पार्टी तो अच्छा प्रदर्शन कर सकती। इन तीनों में मुझे लगता है शरद पवार की पार्टी ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब मामला फंसता है कांग्रेस का। कांग्रेस विदर्भ में मजबूत तो दिखाई दे रही है, लेकिन आरएसएस ने वहां इतनी ताकत झोंकी है कि विदर्भ में कांग्रेस जमीन गेन कर पाएगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उद्धव ठाकरे भी मुझे महाविकास अघाड़ी में कमजोर कड़ी दिखते हैं। उद्धव ठाकरे को मुंबई के आसपास की जो सीटें मिल जाए, कुछ और भी सीटें विदर्भ, कुछ और भी सीटें उधर मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे, जो एक समय माना जा रहा था, जो सिंपैथी वेव थी, वो लोकसभा में आई और विधानसभा में शिव सैनिकों में भले हो, लेकिन ऐसे बहुत दिखाई नहीं दे रहा। मैं देखिए उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मैं सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं गया था नांदेड़, वहां 2 शहरी सीटों पर एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के मजबूत नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता कि इनके वोटों का बंटवारा होगा तो महाविकास अघाड़ी जीतेगी कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारी सीटों पर जहां उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, मंत्री रहे नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां महाविकास अघाड़ी को नुकसान होना तय है। तो इसलिए ऐसी 30 सीटें हैं। आप पुणे में चले जाइए, पुणे के शहरी इलाके में जहां उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है, वहां कांग्रेस का ही कैंडिडेट है और कांग्रेस का ही एक बागी खड़ा है। हरियाणा में सारे जो बड़ा आकलन में, अनुमान में गलती हुई लोगों की, मेरी भी या एग्जिट पोल की भी, उसमें जो बागियों ने 7-8 बागियों ने, और जो हरियाणा में वो बागी भी हुड्डा साहब के करीबी थे, उन्होंने 7-8 सीटें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को हरा दी, जिसका अंदाजा लोग नहीं लगा पा रहे थे कि बाईपोलर इलेक्शन हो रहा है तो तीसरे को वोट कौन देगा, ये इस वजह से। लेकिन बाईपोलर इलेक्शन होने पे भी तीसरे को वोट मिला और 7 से 8 सीटें हरियाणा में निर्दलियों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक इसी तरह से ये मुकाबला जो महाराष्ट्र में मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि निर्दलियों की संख्या ऐसी हो सकती है जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, मेरी समझ से, मैं भी गलत हो सकता हूं, 23 तारीख की शाम को जब रिजल्ट आएगा मैं फिर एक वीडियो लेके हाजिर हूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 145 का आंकड़ा किसी भी गठबंधन के लिए पार कर पाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा और इसमें बहुत लड़ाई रहेगी। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि महायुति एकदम सरकार में प्रचंड 170-80 सीटों के साथ आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा दिखाई अभी भी नहीं देता है। मुझे लगता है कि 145, 48, 50 का आंकड़ा पार करना दोनों गठबंधन के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ ये गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है। एकनाथ शिंदे का प्रभाव एज ए लीडर या बाला साहब की लेगेसी के तौर पर ठाणे और कल्याण में तो हो सकता है, लेकिन पैन इंडिया प्रभाव बाला साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं है। और ठाकरे टाइटल का आकर्षण आज भी मुंबई में और महाराष्ट्र में दूसरे तरह का है। और अब आप यही समझ लीजिए कि जब अमित ठाकरे, राज ठाकरे के जो बेटे हैं, माहिम सीट से लड़ रहे हैं, शिवाजी पार्क उसी में आता है, ये सारा इलाका वहीं रहता है और इसी इलाके में राज ठाकरे की पार्टी का जन्म हुआ, बाल ठाकरे की पार्टी का जन्म हुआ। ठाकरे फैमिली के हारने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता था। बावजूद इसके शिवसेना शिंदे के जो लीडर हैं, उनके चुनाव लड़ने की वजह से कोई काबिल से काबिल और बहुत अपने को जानकार व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि अमित ठाकरे शर्तिया तौर पर माहिम सीट जीत रहे हैं। तो इसलिए बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए,
लेकिन महाराष्ट्र की ज़्यादातर सीटों पर और मुंबई में मुझे लगता है बीजेपी को फ़ायदा होगा, शहरी इलाकों में फ़ायदा होगा। अब मामला ग्रामीण इलाकों में, चूंकि किसानों का मसला है और ये एक तरफ 1,500 रुपये लाड़की बहना योजना है, तो किसानों का रेट अगर भारी पड़ेगा तो महाविकास आघाड़ी आएगी, अगर लाड़की बहना योजना भारी पड़ेगी तो महायुति आएगी। लेकिन बहुमत से बहुत ज़्यादा संख्या पाने की उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं एग्जिट पोल, देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हरियाणा के एग्जिट पोल के बाद सेंसेक्स लुढ़का, लोकसभा चुनाव के बाद सेंसेक्स इतना ऊपर गया कि नतीजे के दिन 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और पूरा सेंसेक्स और सारा आर्थिक सेहत महाराष्ट्र की सरकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बावजूद इसके, इतने एग्जिट पोल आने के बावजूद शेयर बाजार की सेहत पे आज कोई फर्क नहीं पड़ा। अडानी का घूस देने वाला मामला आया, उससे उनके शेयर 12% से लेकर 20% तक गिर गए। जो घूस देने वाला मामला आया है उसमें बहुत लोगों को मालूम हो ना हो क्या है, तो वो शेयर गिरा, अडानी का शेयर गिरा, लेकिन पूरा शेयर बाजार 400-450 अंक नीचे गया। तो उसने बहुत लोड महाराष्ट्र के एग्जिट पोल का नहीं लिया और उसने 23 तारीख का इंतज़ार करना शुरू किया। इसीलिए मेरे भी एग्जिट पोल का आप बहुत लोड मत लीजिएगा, 23 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।